हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम कोशिश करते हैं कि आपको हम वीडियो प्रोवाइड करते रहें। आपका अवेयरनेस लेवल, या हम कहें, ये हम दावा नहीं कर सकते कि इस वीडियो से ही आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा या आप एम्पावर होंगे या एडुकेशनली आप चीज़ों को सोचेंगे, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपके सामने रखें अपना। एक नागरिक होने के नाते, एक एकेडमिक फील्ड में होने के नाते, रिसर्चर होने के नाते मेरी कोशिश यही रहती है। और निश्चित तौर पर हमारा जो इंटरेस्ट है इसमें, इसका बड़ा रोल है। और उस इंटरेस्टिंग चीज़ों में जुडिशियरी भी हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, जिस पर हम लगातार आपसे बातचीत करते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे हर बात से सहमत हों, लेकिन निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी का अगर हम इसेंस कहें तो ये बातचीत ही है। एग्री होना, डिसएग्री होना, यही डेमोक्रेसी का इसेंस है और इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, हाँ, आज मैं फिर से जुडिशरी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। और जुडिशरी के बारे में बार बार मैं कहता हूं कि जुडिशरी के ऊपर लोगों का भरोसा उसकी सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती रही है कि नहीं है, यही मुद्दा है। यह मानी जाती रही है कि जुडिशरी के ऊपर लोगों का इंप्लाइड ट्रस्ट होता है। वो विश्वास करते हैं कि वो अंतिम जगह है जहां पे हमें न्याय पाने की उम्मीद होती है, क्योंकि संविधान में उसके लिए व्यवस्था है। वो जो आपका मौलिक अधिकार है उसको लागू करने का, उसे लागू करवाने का अंतिम जगह है। और वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट्स के लिए आर्टिकल 226 और 227 में उसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या यह विश्वास करना अंधविश्वास तो नहीं है? ये अंधविश्वास तो नहीं है लोगों का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे तो कुछ कारण होगा ना। आइए उन कारणों के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। और अभी रिसेंटली जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे NV रमन्ना सर, उन्होंने एक प्रोग्राम में, कॉलेज का एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने कहा है कि लोगों का जो विश्वास था न्यायपालिका के प्रति वो घट रहा है और ये संकेत सही नहीं है। दिस साइन इज नॉट गुड फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, फॉर द इंडियन पीपल एंड फॉर द इंडिया। व्हाई इज ही सेइंग दिस? क्यों ऐसा कह रहे हैं वो? और दो रिसेंट की घटनाएं मैं आपको बताना चाहूंगा जो जुडिशियरी के ऊपर सवाल उठाता है। पहले की भी ऐसी घटनाएं रही हैं, जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जो सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगा था और उसमें जो कोर्ट ने इंटरनल इंक्वायरी बैठाई थी, उसमें जज लोग वही थे, पैनलिस्ट भी वही थे और उनको क्लीन चिट दिया गया। इसमें बहुत सारे सवाल उठे, जबकि जुडिशरी हमेशा नेचुरल जस्टिस की बात करती है। और नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है कि कोई व्यक्ति अपने ही मामले में खुद जज नहीं हो सकता, नेमो ज्यूडेक्स कॉसा सुआ। लेकिन हुआ ऐसा। अभी रिसेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने एक रेप पीड़िता के बारे में जो कमेंट किया है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो स्टे लगाया है या जिस तरह से उस पर रिएक्शन दिया, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रहा है वो कमेंडेबल है। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का कमेंट है या ऑर्डर है वो कंडेमनेबल है, निंदनीय है। इस तरह का कहना, इस तरह की बात कहना, वो हम शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं आपके सामने। और दूसरी घटना दिल्ली हाई कोर्ट की है, जहां जज साहब के यहां आग लगने के बाद यह पता चलता है कि किसी कमरे में नोटों की कैश गड्डी रखी हुई थी। ये सारी चीजें जो है ये क्या बताती हैं? निश्चित तौर पर जुडिशियल जो सिस्टम है उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, उनके इंटीग्रिटी के ऊपर, उनके ऑनेस्टी के ऊपर, उनके ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। जो पारदर्शिता है
उसके ऊपर, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर सबसे बड़ी जो बड़ा सवाल है वो कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर है। जिस तरह से पूरे जुडिशियरी को 200 परिवारों ने कब्जा कर रखा है, हर जगह जुडिशियरी, या आप हायर जुडिशियरी की बात करें, स्पेशली हायर जुडिशियरी की बात करें, तो योग्यता का पैमाना यह हो गया है कि आपके परिवार में कितने दशकों तक, कितने जनरेशन्स तक जज रहे हैं, वकील रहे हैं, वही जज बन रहे हैं। क्या यही है वस्तुनिष्ठता का पैमाना? यही है फेयरनेस का पैमाना? यही है ट्रांसपेरेंसी का पैमाना? क्या इसी आधार पर जुडिशियरी जो है, न्यायपालिका है, उसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी? क्या यही है योग्यता का पैमाना? और अगर यही सब है योग्यता का पैमाना, इतना ही परफेक्ट सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम, तो क्यों ऐसे लोग आ जा रहे हैं जुडिशरी के अंदर जिनको इस देश का न तो इतिहास पता है, न कानून पता है? भाई, कानून को इंटरप्रेट करने का इन्हें जिम्मेवारी मिला है हाई कोर्ट के जस्टिसेस को, लेकिन वो करते क्या हैं, कर क्या रहे हैं? सिलेक्शन हो या उनका डिसीजन मेकिंग हो, सिलेक्शन कैसे हो रहा है? कॉलेजियम का सिस्टम पूरी तरह से आप कह सकते हैं ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, फेयरनेस नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इतिहास समझना होगा। जो फर्स्ट जजेज केस हुआ, ये 3 केसेज हुए, या 4 कह सकते हैं आप। एनजेक जजमेंट जो हुआ, एनजेक को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया, उससे पहले 3 केसेज हो चुके थे। उस केसेज को लॉ वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। फर्स्ट जजेज के जो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, और जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंसल्टेशन, फर्स्ट जजेज केस में कह दिया गया कि ये कंसल्टेशन का मतलब जो है कंकरेंस नहीं है। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट को जज अपॉइंट करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंकरेंस नहीं चाहिए। कंकरेंस का मतलब पूर्ण सहमति दोनों के बीच में। कंसल्टेशन का मतलब ये हुआ कि अगर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को किसी को जज अपॉइंट करना है, तो जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के आधार पर वो जज अपॉइंट करेंगे, लेकिन एक कंसल्टेशन करते हैं कि ये व्यक्ति मतलब अपॉइंट हम कर रहे हैं, ये सही है कि नहीं है। लेकिन उनको मानना मैंडेटरी नहीं है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑब्जेक्शन कर दिया तो प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करेंगे। सेकंड जजेज केस में कह दिया गया कि नहीं, कंकरेंस का मतलब, ये कंसल्टेशन का मतलब आम सहमति, दोनों की सहमति। अगर वो ऑब्जेक्शन कर दिया तो आप उसको जज नहीं अपॉइंट कर सकते। और यहीं से इमर्ज हुआ कॉलेजियम का सिस्टम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेज का एक कॉलेजियम बनेगा, और वही नाम भेजेगा, वही नाम तय करेगा, और वही नाम जो जाएगा उसी को अपॉइंट करना है चीफ जस्टिस, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि वो लोग कैसे क्या करते हैं, बट सवाल ये है कि क्या आप और हम ये जानते हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है? कोई उसका रूल, रेगुलेशन, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जनता के नजर में, पब्लिक डोमेन में, कि कौन लोग होते हैं जिनका नाम ये लोग कंसीडर करते हैं? एंड द लॉट ऑफ द पीपल हैव रिटन दैट देयर इज वेस्टेड इंटरेस्ट in selection procedure of the judges by collegium। जो जजेज होते हैं, जो कॉलेजियम कंस्टिट्यूट होता है, उसमें इनके अंदर का कंसिडरेशन होता है। और बहुत सारे जजेज लिख चुके हैं जो कॉलेजियम के हिस्सा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के हिस्सा रहे हैं, वो लिख चुके हैं कि दिस सिस्टम इज नॉट ट्रांसपेरेंट। गिव एंड टेक का पूरा कंसेप्ट इसमें चलता है कि किसका कैंडिडेट सिलेक्ट होगा जज के लिए, कोई पैमाना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। आप और हम नहीं जानते किस आधार पर सिलेक्शन होता है, किस आधार पर। ना कोई रिटन एग्जाम, ना कोई लॉ पास करने की, कंपटीशन पास करने की जरूरत, ना कोई पैरामीटर।
और नाम दे दिए। मतलब संविधान में जो व्यवस्था दी है संविधान ने जो व्यवस्था दी है उसके अल्टरनेटिव एक व्यवस्था खड़ी करी है। किसने? जुडिशियरी ने, जिसमें घोर जाति पाति देखी जाती है। समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, सामाजिक न्याय का कोई कंसेप्ट नहीं है कॉलेजियम सिस्टम के अंदर। यही जुडिशियरी है जो रिजर्वेशन के लिए वो की है, जो एक वेलकम स्टेप है। लेकिन इसी जुडिशियरी के अंदर, कॉलेजियम के अंदर कोई रिजर्वेशन का सिस्टम है क्या? तो क्या यह सवाल नहीं उठता कि क्या यह संविधान से ऊपर है? संविधान में जो व्यवस्था नहीं दी गई है वो परिस्थितियां अलग थीं। वो परिस्थितियां अलग थीं जब इंदिरा जी की सरकार थी, इमरजेंसी लागू हुआ था। लेकिन वही सिस्टम आज भी जस्टिफाई किया जाए, ये कितना निंदनीय है, कितना दुखद है। और जुडिशरी इसको बार बार जस्टिफाई करती है। जुडिशरी इसको बार बार जस्टिफाई करती है। दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि एक संस्था जो कहती है कि हम संविधान में हमारा प्रोविजन है हमें इंडिपेंडेंट रहने का, लोगों के अधिकार को बचाने का, लोगों का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। और निश्चित तौर पर जुडिशरी ने बहुत कमेंडेबल जजमेंट्स दिए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, राइट टू लाइफ को बचाने के लिए, उसको एक्सपेंड इसने किया है। लेकिन उस वजह से, कुछ अच्छे कामों की वजह से जो सिस्टम के अंदर बुराइयां हैं, जो जुडिशियरी के अंदर जो खामियां हैं, उस पर आप चुप तो नहीं रह सकते ना। और देखिए, जब एंजेक जजमेंट आया, एंजेक लाया गया, ये बड़े प्रयास से आया। ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है जब पक्ष और विपक्ष सहमत होता है एंजेक लाने के लिए। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और उसको जुडिशरी ने डिसमिस कर दिया। तो कहने का मतलब कि ये जुडिशरी के अंदर जो ऐसे लोग हैं, इनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा? क्या मैकेनिज्म है? निश्चित तौर पर जुडिशरी ने अपने प्रोटोकॉल में, इंटरनल रूल्स में इन हाउस इंक्वायरी करने की प्रोसीजर डेवलप की है। लेकिन सवाल वो नहीं है, वो तो आउटकम आने के बाद पता चलेगा ना कि इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या है। और निश्चित तौर पर ये प्रशंसनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये मतलब अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिपोर्ट क्या आएगा नहीं आएगा। हम इतना कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं खन्ना सर, उन्होंने एक सही डिसीजन लिया कि तुरंत उन्होंने उस वीडियो को जारी किया जिसमें ये पता चलता है कि जज के यहां नोटों का जला हुआ पूरा वो मिला हुआ है, रिमेंस मिला, और तुरंत इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई है। और इधर बीच में न्यूज ये भी आया कि उनको, वो जो जज साहब हैं, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। और वहां का जो बार एसोसिएशन है, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट हिज transfer to the Allahabad High Court, and they are demanding investigation, CBI investigation of this case, and they are also demanding from the Supreme Court that they should review his judgments in which he was participated in the decision making. तो ये बहुत बड़ा एक जो मुद्दा उभर करके आ रहा है, इसका जड़ कहां है? जड़ कहां है? एंजेक को आपने रिजेक्ट कर दिया, जो एक प्रयास हुआ था, लंबे प्रोसेस के बाद यह लगा था कि संविधान में संशोधन हुआ, पक्ष विपक्ष एग्री हुआ था, लगभग 16 राज्यों ने अपना कंसेंट दे दिया था। क्या जुडिशरी को, यह भी एक सवाल उठता है ना कि क्या जुडिशरी को, क्योंकि ये रूल तो पार्लियामेंट ही बनाएगी ना, ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी ना कि लॉ कौन कैसा बनेगा। इसमें जो पैसा लगता है, इसमें जो टाइम लगता है, इसमें कंसेंट लेने में जो टाइम लगता है, क्या ये जनता का पैसा नहीं है? क्या उसका भी कंसिडरेशन होता है? क्या जुडिशरी जो डिसीजन देती है, क्या यही जुडिशियल इंडिपेंडेंस है क्या? और ये जो रोग बढ़ता जा रहा है,
इस सिस्टम के अंदर जो इस तरह का रोग बढ़ता जा रहा है, आए दिन कोई जज साहब अल्पसंख्यक के खिलाफ बयान देते हैं, कोई जज साहब रेप पीड़िता के खिलाफ रेप को ऐसे परिभाषित करते हैं जैसे वो लगता है कि एक मानसिकता से वो ग्रसित हैं, एक विचारधारा से ग्रसित हैं। जुडिशियरी के ऊपर विश्वसनीयता इसी बात से स्थापित होती है कि आप किसी विचारधारा से ग्रसित नहीं हैं। आपके लिए सारे लोग बराबर हैं। जैसे कानून के आंख के हिसाब से, कानून के हिसाब से, कानून की नजर में, आंख नहीं सही शब्द है, उसके नजर में सभी लोग समान हैं, राइट टू इक्वलिटी है, उसी तरह जजेस से उम्मीद की जाती है। लेकिन जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो जाति व्यवस्था का पूरा प्रकोप आप देखेंगे पूरे जुडिशियरी के सिलेक्शन प्रोसेस में, एक ही जाति के लोग पूरे जुडिशियरी में जिस तरह से कब्जा बनाए हुए हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। और लॉ मिनिस्ट्री का जो लोकसभा में रिप्लाई आया था, उसको आप उठा के देखिए, इजीली गूगल पर आपको मिल जाएगा कि पूरे जुडिशियरी के जितने लोग हैं उसमें कितने दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं। आपको पता चल जाएगा कि कितनी समावेशी व्यवस्था है जुडिशियरी की। और कोई बनाया भी जाता है तो अगर 2000 जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जजेज हैं, तो उसमें एक को बना दिया जाएगा। एंड द मोस्ट कंडेमनेबल थिंग अबाउट जुडिशियरी इज दैट कि सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुले मंच पर यह बोलेंगे कि जुडिशियरी को समावेशी बनाने की जरूरत है, समाज के हर तबकों से लोगों को लाने की जरूरत है। लेकिन जब सिलेक्शन की बात होती है, सिलेक्शन एक्चुअल में होता है, तो केवल वही लोग सक्षम होते हैं, योग्य होते हैं जो किसी जातीय समूह से आते हैं। मतलब जाति का ठप्पा अगर किसी पे लग गया कि ये खास जाति से आता है, तो वही सबसे इंटेलिजेंट होगा, वही सबसे बुद्धिजीवी होगा, वही लॉ का जानकार होगा। मानता हूं लिगेसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। एडुकेशनल कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल, सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल का बहुत बड़ा योगदान होता है। और निश्चित तौर पर जिनके पास ये सबसे अधिक है वही जिम्मेवार हैं उन लोगों को, उन समूहों को वंचित करने से जिन्हें सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक और न्याय देने की जरूरत है। वो कभी नहीं चाहते कि उनको ये कैपिटल मिले, ये पूंजी मिले, उसी पूंजी से वंचित हैं वो। लेकिन संविधान में सामाजिक न्याय का मतलब ये हुआ ना कि भाई जिनके पास नहीं है ये पूंजी, उन पूंजी से वंचित लोगों को आप थोड़ा हेल्प करें और उनको ला करके सिस्टम के अंदर शामिल करें, ताकि उन चीजों को, न्याय या अन्याय, शोषण की बात को वो समझ सकें। उनको कैसे मौका मिलेगा? तो ये जो ग्लास सीलिंग बना हुआ है वो एक पार्टिकुलर विचारधारा से आता है, और पूरी विचारधारा ये है कि किसी खास जाति और समूह, खास बैकग्राउंड, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, एक पार्टिकुलर कल्चरल बैकग्राउंड से कोई अगर आता है तो वही सबसे ज्यादा योग्य है जुडिशियरी के लिए। और ये निश्चित तौर पर संविधान की जो व्यवस्था है, सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, ये इसके खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब ये मैं सवाल पूछता हूं कि क्या जुडिशियरी संविधान की व्यवस्था के ऊपर है? हम लोग भारत में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान की सर्वोच्चता। भारत के अंदर कोई सर्वोच्च नहीं है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। लेकिन यहां तो व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि न्यायपालिका सबसे ऊपर, न्यायपालिका सबसे ऊपर। और ये जितनी ये बीमारी है, निश्चित तौर पर ये हम दावा नहीं कर सकते कि कॉलेजियम सिस्टम हट जाने से क्या ये सारी जो कमियां हैं सिस्टम के अंदर वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि कॉलेजियम एक बेहतर सिस्टम नहीं है। अगर पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है, क्या कॉलेजियम होने से पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं है क्या?
क्या ये परफेक्ट है? कॉलेजियम सिस्टम होने से क्या दखलंदाजी नहीं है कार्यपालिका का, पॉलिटिशियंस का? जनता के पास तो कुछ नहीं है। स्टेट सीक्रेट के नाम पर सारे इंफॉर्मेशन को दबा दिया जाता है। भाई क्या कंसिडरेशन होता है किसी को जज बनाने में, आप बताएं ना। हम कैसे ये मान लें कि लॉ मिनिस्ट्री ने जो कहा है आप वो नहीं मानते? कुछ चीजें पब्लिकली आ जाती हैं, कुछ पत्रकार जो खोजी होते हैं वो पता लगा लेते हैं, लेकिन तो बहुत सारी चीजें हैं हिडन हैं, वो सारे राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में भी नहीं आते, सारे स्टेट सिक्योरिटी के नाम पे दबा दिए जाते हैं। तो भाई कहां ट्रांसपेरेंसी है? और एनजेक आ जाएगा, 6 मेंबर अगर उसमें हो जाएंगे, जुडिशरी का मतलब बार्गेनिंग उनको लगता है कि उससे बार्गेनिंग उनका कम हो जाएगा। एनजेक जो था उसमें 6 मेंबर्स पैनल बनाने की बात थी, लेकिन उससे उनको लग रहा था कि उनकी जो संख्या है उसमें कम होगी, बाकी लोगों की अधिक होगी, तो वो अपने मन का नहीं कर सकते। भाई एक बैलेंस तो आपको क्रिएट करना होगा ना। वो बैलेंस क्या हो सकता था? हमने पहले भी कहा है, हमने पहले भी वीडियो बनाया, उसमें भी कहा कि इसको एनजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना सॉल्यूशन नहीं था, ये डिसीजन सही नहीं है। आप उसमें बताते कि जो सिलेक्शन पैनल है उस सिलेक्शन पैनल में कुछ बदलाव करिए, जो मेंबर्स हैं मेंबर की संख्या बढ़ाइए या घटाइए, but you can't dismiss the constitutional amendment in a such a way that was passed by the Parliament of India, and that parliament is constitutional, legitimate, it has its own process. It was ratified by, consented by around 16 states, and after that you have just dismissed it, declared it unconstitutional. तो दोस्तों आप भी विचार करिए, अगर इस देश को न्याय परक बनाना है, समाज को न्याय प्रिय बनाना है, समाज को, अपने भारत को संविधान प्रिय बनाना है, संवैधानिक बनाना है, संविधान के हिसाब, उसके आदर्शों के हिसाब से चलाना है, तो जुडिशियल रिफॉर्म इज क्रूशियल। अगर जुडिशरी में रिफॉर्म नहीं होता है तो इसके विश्वसनीयता की तो बात छोड़ दीजिए, कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं होगा कि जो न्यायपालिका है वो संविधान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षक है। इसमें बैठने वाले लोग को सोचना होगा कि आपके विश्वसनीयता पर सवाल उठ चुका है, आपके प्रति जो विश्वसनीयता है वो घट रही है, और अगर आप विश्वसनीयता फिर से बहाल नहीं कर पाते हैं या बहाल नहीं करते हैं तो लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि आप न्याय नहीं दे पाएंगे। फिर माइट जिसके पास लाठी उसकी भैंस वाली कहानी आ जाएगी, माइट इज राइट आ जाएगी, और ये आपके डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, भारत के डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए सही नहीं है। लोगों से ये जो छुपाने की आदत है आपकी, सिक्रेसी, डेमोक्रेसी में हम कहते हैं कि डिस्क्लोजर इज रूल, सिक्रेसी इज एक्सेप्शन, बट रिवर्स हो रहा है। जुडिशियरी के अंदर सिक्रेसी ही सिक्रेसी भरा हुआ है, एंड इट इज बिकमिंग, फिर मैं कह रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूं, इट इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड ब्रांच ऑफ द स्टेट, राइट? सो वी नीड टू थिंक, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम पब्लिक हैं, हम सिटीजन्स हैं, और लोकतंत्र में पब्लिक को सबसे अधिक असर्टिव होने की जरूरत है, इंपावर्ड होने की जरूरत है, सवाल पूछने की जरूरत है। नो वन इज अबव द पब्लिक क्रिटिसिज्म, पब्लिक से ऊपर कुछ नहीं है, ये पब्लिक के लिए है संविधान और व्यवस्था। वी द पीपल ऑफ इंडिया हम हैं, और जब वी द पीपल ऑफ इंडिया अपना पावर समझेगा लोगों से सवाल पूछने का, सारे संस्थाओं से पूछने का। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए कि डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि डिस्क्लोजर रूल है, लेकिन सबसे अधिक इन सारे बातों को कह करके छुपाने की प्रवृत्ति स्टेट के अंदर होती है।
वो न्यायपालिका के अंदर भी है। नाम हमारा जपिए, जनता का जपिए, लेकिन सारा काम कुछ सिलेक्टेड लोगों का कीजिए। दिस इज बिकमिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम एंड द डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर कुछ लोगों को बुरा लगेगा, हार्श लगेगा, बट वी आर सीइंग द रियलिटी, वी आर ऑब्जर्विंग द रियलिटी। आप भी ऑब्जर्व करिए, समझिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें आप इजाजत दें कि इस बात को यही समाप्त करें। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपको हमारे सपोर्ट हमको सपोर्ट करने के लिए, और आपसे उम्मीद करेंगे कि सपोर्ट के रूप में केवल हमारे चैनल को जो है एक बार हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन and share this video to your all groups and in your connections. So thank you so much once again, and जय हिंद, जय भारत। आप हमेशा खुश रहिए, अपना नॉलेज इन्हांस करिए और बढ़ाइए, और आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक बन रहा है तो कमेंट में कुछ सजेशन भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।